नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, दुरुस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। चलिए आज का एक नया टॉपिक मैं लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम होगा कैलेंडर। और इस कैलेंडर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलता है और वो क्वेश्चन किस हिसाब से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ डिस्कस करवाऊँगा। इस बात के लिए टेंशन फ्री रहना कि कैलेंडर का क्वेश्चन हमसे रुक जाएगा। कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन, अगर कैसा भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है तो वो गारंटीड के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ये मेरा दावा रहेगा, बशर्ते कैलेंडर को अच्छे तरह से आपको समझना होगा। वो समझ अगर आज आपने विकसित कर ली तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी जीतने से नहीं रोक सकता। चलिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कैलेंडर की बात करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैलेंडर जो है दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और वो दो तरह के प्रश्न होते क्या हैं। एक तो नॉर्मल ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक पूछे जाते हैं आपके लीप ईयर से। लीप ईयर यानी कि अधिप वर्ष और नॉर्मल ईयर की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल ईयर की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं साधारण वर्ष। चलिए साधारण वर्ष क्या होता है, अधिप वर्ष क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होंगी तो तुम आगे कैलेंडर के क्वेश्चन बड़े आसानी से लगा पाओगे। चलिए देखते हैं साधारण वर्ष। अगर मैं साधारण वर्ष की बात करूं तो साधारण वर्ष में टोटल जो डेज होंगे यानी कि दिन होंगे वो होंगे आपके 365 दिन, जबकि लीप ईयर में आपके टोटल डेज होंगे 366। अगर मैं बात करूं फेब की, अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर मंथ की, कौन सा, फरवरी की, तो फरवरी में क्या होंगे, इसके अंदर होते हैं 28 डेज, लेकिन अधिप वर्ष में क्या होते हैं 29 डेज। इसका मतलब लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं 29 दिन, जबकि नॉर्मल ईयर में फरवरी में कितने दिन होते हैं 28 दिन। अगर मैं बात करता हूँ कि 365 दिन और फरवरी पड़ी 28 की, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि दिन होते हैं 365 और फरवरी पड़ी 29 दिन की, अगर मैं ये बात कह सकूं कि टोटल डेज जो होंगे वो 365 होंगे और यहाँ पे टोटल डेज जो होंगे 366 होंगे, यानी कि एक दिन जो बढ़ेगा वो केवल और केवल फरवरी की मेहरबानी होगी कि फरवरी के एक दिन एक्स्ट्रा होने के कारण इस अधिप वर्ष में कितने दिन बढ़ जाएंगे, एक दिन बढ़ जाएगा। ये बात क्लियर। अच्छा, अब इनकी पहचान कैसे करोगे, अधिप वर्ष कौन सा वर्ष है और नॉर्मल वर्ष कौन सा वर्ष है। तो एक बात कान खोल के सुन लो, अगर दिए गए वर्ष के अंतिम दो डिजिट अगर 4 से पूर्णतः भाग ना हो तो वह साधारण वर्ष कहलाता है। कौन सा वर्ष, साधारण वर्ष कहलाता है। अगर यहाँ की बात करूँ, अगर दिए गए वर्ष के अंतिम दो डिजिट अगर अंतिम दो डिजिट 4 से पूर्णतः भाग हो जाए तो वह अधिप वर्ष कहलाता है। समझ तो आया होगा। अगर दिए गए वर्ष के अंतिम दो डिजिट
क्या चीज़, अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से भाग हो जाएं, 4 से पूरी तरह भाग ना हो तो वो साधारण वर्ष, अगर 4 से पूरी तरह भाग हो गया तो वो कौन सा है, लीप वर्ष। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू सिखाता हूँ और वो सारी चीज़ें सीखना। जैसे 1996, तो मुझे बताओ लास्ट के 2 डिजिट क्या हुए, लास्ट के 2 डिजिट हुए सर 96, लास्ट के 2 डिजिट क्या हुए 96, और 96 को मैंने 4 से भाग करके देखा तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देखो कैसे, 96 को 4 से भाग दूं, 96 को अगर मैं 4 से भाग देता हूँ, 4 दूने 8, बचे कितने 16, हाँ भाई 4 चौके 16, बचे कितने 0। क्लियर, यानी कि पूरा पूरा भाग हो गया, पूरा पूरा भाग हो गया, शेषफल 0 मिल गया। अगर शेषफल 0 मिल जाए इसका मतलब अंतिम 2 डिजिट को 4 से भाग देने पर शेषफल अगर 0 मिल जाए तो इसका मतलब कह सकते हैं कि यह जो ईयर है, यानी कि यह जो ईयर है वो कैसा है, लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, लीप ईयर है, अदीप वर्ष है। ठीक है, अगर पूरी तरह से भाग ना हो, अगर मैं बात करूं 1997 की, 1997 की, तो इसमें लास्ट में क्या है 97, तो 97 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 दूने 8, बचा 1, 17, 4 चौके 16, बचा कितना 1, यानी कि ये पूरी तरह से भाग नहीं हो पाया। अगर ये पूरी तरह से भाग नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये है कि यह कौन सा ईयर है, एक नॉर्मल ईयर है। ये बात अभी तक समझ आई? ये बात अगर समझ आई हो तो फटाफट से इस चीज़ को नोट कर लो। मैं साइड हो जाता हूँ और इन चीज़ों को नोट करने के बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और वो क्वेश्चन आपको बताने होंगे। ये बात क्लियर? चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट या फिर कर लिया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं और वो क्वेश्चन आपको करने हैं, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। अब वो क्वेश्चन आपको करने हैं, जैसे 1994, एक है 1946, एक है आपका 1496, एक है आपका 1597, एक है आपका ये। तो मुझे बताओ इनमें से कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा नॉर्मल ईयर है। मुझे बताओ इनमें से कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नॉर्मल ईयर है। चलिए उन चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। आपसे आंसर तो आ ही गए होंगे और वो आंसर क्या क्या हैं आप मुझे कमेंट करके बता दो, सारी चीज़ें पता लगती रहेंगी। चलिए अब 1994 की बात करता हूँ। इसमें लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं, 94 है सर, 94 है तो इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा सर, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 4 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा, हाँ भाई 4 दूने 8, बचा कितना 1, 14, 4 तिये 12, बचे कितने 2। इसका मतलब शेषफल हमारे पास बच रहा है, शेषफल बच रहा है। जैसे ही शेषफल बचा तो हमने कह दिया कि यह कैसा है, एक नॉर्मल ईयर है। कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। ये कैसा ईयर होगा, नॉर्मल ईयर होगा। अगर मैं बात करूं 1996 की तो लास्ट के 2 डिजिट, सॉरी 1946 है, 46, तो लास्ट के 2 डिजिट कितने हुए 46। तो 46 को कितने से डिवाइड करना है, 4 से, 4 1 जा 4, हाँ भाई 6, कितना बचा 2 बचा। इसका मतलब ये भी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भी क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर है। पूछा जाए कि 1946 में फरवरी कितने दिन की पड़ेगी तो तुम बता देना कि फरवरी 28 दिन की पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एक नॉर्मल दिन है, नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर में हमेशा फरवरी कितने की पड़ती है, 28 दिन की पड़ती है। क्लियर? अब बात करते हैं 1496, यानी कि 96 को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। हाँ भाई 4 दूने 8, बचा कितना 1, 16, हाँ भाई 4 चौके 16, बचा कितना 0। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यह कैसा है, एक लीप वर्ष होगा। कैसा होगा, लीप वर्ष। ये नॉर्मल ईयर, ये भी नॉर्मल ईयर, तो ये लीप वर्ष।
अब बात करते हैं 1597 की। हाँ भाई 1597, इसका मतलब अंतिम 2 डिजिट कितने होंगे 97। 4 से डिवाइड करो, 4 दूने 8, बचा कितना 1 7। हाँ भाई 17, 4 चौके 16, बचा शेषफल कितना 1। अगर शेषफल बच गया तो इसका मतलब ये क्या है नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर। ये 1457 की बात करूँ, 1457 1457, अगर मैं 1457 की बात करता हूँ तो इसमें लास्ट में क्या आता है 57 आता है सर, 57 आता है। इसका मतलब क्या है 4 से डिवाइड करके देखेंगे सर, 4 एकम 4, बचा कितना 1 7। हाँ भाई 4 चौके 16, बचा कितना 1, बचा शेषफल आ रहा है, शेषफल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है ये एक नॉर्मल ईयर है। 1576 की बात करता हूँ, 76 की बात करता हूँ, 76 को 4 से भाग करते हैं, 4 एकम 4, बचे कितने 3, 4 नाम 36, भाई हो गया पूरा पूरा डिवाइड। इसका मतलब ये क्या है लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है लीप वर्ष है। नॉर्मल ईयर कौन कौन से होंगे, ये नॉर्मल ईयर होगा, ये नॉर्मल ईयर होगा, लेकिन ये लीप वर्ष होगा, ये नॉर्मल ईयर होगा, ये भी नॉर्मल ईयर होगा, ये लीप वर्ष होगा। तो इनकी पहचान करनी तुमने सीख ली। अब बात करते हैं शताब्दी पे, अब बात करते हैं शताब्दी पे, यानी कि शताब्दी की ओर चलते हैं। अच्छा इनको मैं अरेंज कर दूं, ठीक है। चलिए शताब्दी की, अब शताब्दी की बात करेंगे तो शताब्दी कैसी होती है। शताब्दी का मतलब जो 100 वर्ष पूरा कर चुके हों, जो 100 वर्ष पूरा कर चुके हों वो क्या कहलाती हैं शताब्दी कहलाती हैं। अगर मैं बात करूं जैसे 1400, जिनके पीछे 2 जीरो आ जाएं, जिनके पीछे 2 जीरो आ जाएं उन्हें हम क्या कहेंगे शताब्दी कहेंगे। जिनके पीछे 2 जीरो आ जाएं उनको क्या कहेंगे हम शताब्दी कहेंगे। ये बात क्लियर। जैसे 1400, 1500, 1600, 1700, ये सब क्या हैं एक शताब्दी हैं। ये क्या हैं शताब्दी हैं, ये क्या हैं शताब्दी। क्लियर। ये क्या हैं सेंचुरी यानी कि शताब्दी हैं। ये बात क्लियर। 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, ये सारी की सारी क्या हैं शताब्दी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। अब वो चर्चा क्या होगी, उनमें होता क्या है मोस्टली कंडीशन में। अब मैं बात करता हूँ 00। अब लास्ट के 2 डिजिट तो हमारे पास बचे ही नहीं। लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं 00 है सर, लास्ट के 2 डिजिट 00 हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट के 2 डिजिट अगर 00 हैं तो इसकी पहचान कैसे करेंगे कि शताब्दी नॉर्मल है या शताब्दी में जो है फरवरी 29 दिन की पड़ी होगी। चलिए अब बात करते हैं, देखो 1400 को याद रखना। किसी भी शताब्दी की पहचान, शताब्दी की पहचान कैसे होगी, किसी भी शताब्दी की पहचान अगर वो शताब्दी लीप ईयर है, पहचान बता रहा हूँ, वही पहचान बता रहा हूँ। अगर शताब्दी 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह लीप शताब्दी होगी। लीप शताब्दी होगी अगर पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तो वह नॉर्मल शताब्दी होगी। ये बात क्लियर है। अगर पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तो वो क्या होगी नॉर्मल शताब्दी होगी। ये बात क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं 1400 क्या एक पूर्णतः शताब्दी है, यानी कि पूर्णतः मतलब लीप ईयर है या फिर नॉर्मल है। जो 1400 वाला ईयर है वो नॉर्मल है या लीप ईयर है। चलिए 400 से भाग दे के देखेंगे, जिनके पीछे 2 जीरो आती हैं उसको हमेशा 400 से भाग दे के देखना, ठीक है। ये बात क्लियर। 400 एकम 400, 400 दूनी 800, 400 तिये 1200, कितना आया 1200, बचे कितने 200। इसका मतलब शेषफल बच रहा है, शेषफल बच रहा है। तो शेषफल अगर बचा तो हम कह सकते हैं यह कैसा ईयर है नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है या फिर नॉर्मल शताब्दी है। नॉर्मल क्या चीज़ है शताब्दी है।
या फिर नॉर्मल शताब्दी है। ये बात क्लियर। अब जरा बात करते हैं 1600 की। तो 1600 को मैं 400 से डिवाइड करके देखता हूँ, 400 से डिवाइड करके देखता हूँ। 1600 को जैसे ही मैंने 400 से डिवाइड किया तो 4 बार पूरा पूरा चला गया, और पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब क्या है कि यह एक लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष है। ऐसा कब होता है? लीप वर्ष में। जिसका शेषफल 0 बचे वो हमेशा क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। अगर लास्ट में 2 जीरो दी हुई हैं, लास्ट में 0 0 हैं किसी भी ईयर के, तो उसको 400 से भाग करेंगे। अगर लास्ट में कोई 2 नंबर हैं तो उनको हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। तो फटाफट से इस चीज़ को भी नोट कर लो, और इस चीज़ को नोट करने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, और वो क्वेश्चन आपको बताने हैं कि कौन सा ईयर नॉर्मल होगा और कौन सा ईयर जो है लीप वर्ष होगा। चलिए फटाफट से ये चीज़ नोट कर ली होगी, और नोट कर ली होगी तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में क्या है, अगर मैं बात करता हूँ, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताने हैं। जैसे 2600, 2900, 16 नहीं 3600, 3200, ये शताब्दी लिखी हैं। मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी शताब्दी लीप वर्ष है और कौन सी शताब्दी नॉर्मल वर्ष है। बताइए मुझे फटाफट से। अच्छा, इसको कितने से डिवाइड करोगे? 400 से डिवाइड करोगे, 300 से डिवाइड करोगे? बताओ मुझे, 400 से डिवाइड करोगे या 300 से डिवाइड करोगे या 4 से डिवाइड करोगे? सर 400 से डिवाइड करेंगे, है ना? बिल्कुल सही बात। चलिए 2600 को 400 से डिवाइड करना है। 2600 को 400 से डिवाइड करना है तो कैसे करोगे? 4 छिंग 2400। हाँ भाई, कितने बचे? 200। इसका मतलब ये एक नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल ईयर है। अब बात करते हैं 2900 की। 2900 को 400 से जरा भाग करना। 4 सत्ते 28, यानी कि 100 बचा। 100 बचा तो ये भी क्या है? एक नॉर्मल शताब्दी है। अब बात करते हैं 3600 की। 3600 को 400 से डिवाइड करके देखो। 3600 को 400 से, 4 नाम 36। हाँ भाई, पूरा पूरा भाग चला गया, यानी कि ये क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर है तो 3600 वाले ईयर में हमेशा फरवरी कितने की पड़ेगी? फरवरी पड़ेगी 29 दिन की। अच्छा, एक और क्वेश्चन, जैसे ये 3200 मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ इसको। 3200 400 से डिवाइड करना है। 400 से डिवाइड करना है। 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 00। हाँ भाई, ये भी क्या है? लीप ईयर होगा। ये भी क्या होगा? लीप ईयर होगा। याद रखना, कभी भी जिनके पीछे 0 0 आ जाएं, जिनके पीछे 0 0 आ जाएं, वो सभी के सभी क्या होंगे? 400 से भाग होने पर पता देंगे अपना कि भाई हम लीप वर्ष हैं या फिर नॉर्मल वर्ष हैं। ये फटाफट से नोट कर लो, वरना मिटा रहा था मैं। हाँ भाई, फटाफट से नोट कर लो। चलिए फटाफट से नोट करो। कर लिया होगा नोट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो एक और नई चीज, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। एक चीज और सीखेंगे अब, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना, यानी कि विषम दिन कौन कौन से होते हैं। याद रखना, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। तो विषम दिन, इसके बारे में एक जानकारी लिख लो। जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते उन्हें विषम दिन कहा जाता है।
अगर मैं बात करूं जनवरी के महीने में, तो जनवरी के महीने में कितने विषम दिन होंगे? जनवरी के महीने में टोटल दिन होते हैं 31, और 31 दिन में कितने सप्ताह कंप्लीट पड़ गए होंगे? तो यानी कि 7 से भाग करके मैं देखता हूँ, यानी कि कितने सप्ताह कंप्लीट पड़ गए होंगे। तो 7 चौके 28, यानी कि 4 सप्ताह पूरे हो गए, 4 सप्ताह पूरे पड़े होंगे, यानी कि 4 सप्ताह पूरे पड़े होंगे। बाकी बचे हुए कितने दिन हैं? 3। तो ये 3 ही विषम दिन कहलाएंगे, 3 ही विषम दिन कहलाएंगे। इन विषम दिनों की ज़रूरत हमें आगे पढ़ने वाली है। अभी फ़िलहाल इन चीज़ों को देख लो कि भाई विषम दिन होते क्या हैं, कैसे निकालते हैं। याद रखना, 4 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का पता लगेगा, और वो भी किसको डिवाइड करना है 4 से? अंतिम 2 डिजिट को, यानी कि वर्ष के अंतिम 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने पर हम ये पता लगा सकते हैं कि उस वर्ष में फरवरी 29 की पड़ी होगी या फरवरी 28 की पड़ी होगी, या फिर ये भी पता लगा सकते हैं कि टोटल दिन 365 पड़े होंगे या 366 पड़े होंगे। ये भी पता लगा सकते हैं हम कि हमारे विषम दिन कितने पड़े होंगे। ठीक है, विषम दिन कितने पड़े होंगे। चलिए, अगर मैं बात करूं 400 से डिवाइड करने की, 400 से डिवाइड करके क्या पता लगता है? 400 से डिवाइड करके सर पता लगता है कि कोई भी शताब्दी जिसके पीछे 2 जीरो लगी हों, उसको हम पूरा का पूरा, अगर 400 से डिवाइड हो जाता है, हम पूरा का पूरा 400 से डिवाइड कर पाते हैं, तो वो एक लीप वर्ष होगा। और अगर 400 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाता तो वो क्या होगा? एक नॉर्मल वर्ष होगा, और उस नॉर्मल वर्ष में फरवरी 28 की पड़ेगी। और अगर वो लीप वर्ष हुआ, यानी कि 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब फरवरी जो है 29 दिन की पड़ेगी। अब बात करते हैं विषम दिनों की संख्या। और विषम दिनों में मैंने बताया आपको, जो दिन अपना पूरा सप्ताह कंप्लीट नहीं कर पाते वो क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं। और विषम दिन की संख्या कैसे पता लगाते हैं? कि टोटल दिन पता कर लो, और टोटल दिन को 7 से डिवाइड कर लो, टोटल दिन को 7 से डिवाइड कर लो, और 7 से डिवाइड करने पर जो शेषफल आए वही क्या है? विषम दिन है। ये बात क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है, ये तो मैंने कहा कि जनवरी के महीने में कितने विषम दिन होते हैं। अगर पूछे जाए कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं, लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो तुम्हें पता है कि लीप वर्ष में टोटल दिन कितने होते हैं? टोटल दिन कितने होते हैं लीप वर्ष में? सर 366 दिन होते हैं, आपने लिखवाया था 366 दिन होते हैं। इसका मतलब 366 दिनों को, इसका मतलब क्या है? 366 दिनों को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं, तो 7 से डिवाइड करने पर मुझे जो मिलता है, कितना मिलता है? यानी कि 366 दिनों में 52 सप्ताह कंप्लीट हो गए, लेकिन 2 दिन शेष बच गए, और वो ही 2 दिन क्या कहलाएंगे? विषम दिन कहलाएंगे। वही 2 दिन क्या कहलाएंगे? विषम दिन। तो डायरेक्ट लिख लो, एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अगर मैं बात करूँ 365 दिन, यानी कि नॉर्मल ईयर की, या कौन से ईयर की? नॉर्मल ईयर की, साधारण वर्ष की। ठीक है, नॉर्मल ईयर की बात करूँ तो नॉर्मल ईयर में टोटल दिन होते हैं 365, और उन 365 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, तो भाई 7 पंजे 35, बचे कितने? 1 15, 7 दूनी 14, यानी कि 52 सप्ताह पूरे हो गए, लेकिन एक शेषफल बच गया, और एक शेषफल बच गया, तो यही एक क्या होगा? विषम दिन होगा। यही एक क्या होगा? विषम दिन। इसका मतलब मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि नॉर्मल ईयर में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, जबकि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ये बात क्लियर हुई? यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताना, फटाफट से इन चीज़ों को नोट कर लो, और फिर उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन और पुटअप करने वाला हूँ। फटाफट से नोट करो, जल्दी फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
लीप वर्ष क्या होगा, नॉर्मल वर्ष क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। फटाफट कर लिया भाई, नोट कर लिया तो मैं मिटा देता हूँ, फिर अब आगे देखता हूँ। एक और इम्पोर्टेंट बात, और उसको आप फटाफट से कॉपी में नोट कर लो, और उसको फटाफट से आप कॉपी में नोट कर लो। और वो कॉपी में नोट करना क्या है, कॉपी में नोट करना है कि किसी भी वर्ष का, किसी भी साधारण वर्ष का, ये कीप पॉइंट है आपका, कीप पॉइंट याद रखने के लिए। किसी भी साधारण वर्ष का, किसी भी साधारण वर्ष का वर्ष में फर्स्ट और लास्ट, यानी कि पहला और अंतिम दिन समान होता है, समान होता है। इसका मतलब क्या है, समान होता है? अगर 1 जनवरी 2003, ये एक साधारण वर्ष है, आपको पता लग गया, 03 आ रहा है, 03 को 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा 4 से डिवाइड ये पूरा, इसका मतलब साधारण वर्ष है। जैसे 1 जनवरी 2003 को यदि मंडे था तो याद रखना 31 दिसंबर 2003 को भी क्या होगा, मंडे होगा। ये बात क्लियर हुई। अगर मैं बात करूं लीप वर्ष की, अगर मैं बात करूं लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में फर्स्ट और लास्ट दिन में 1 दिन का अंतर होता है। फर्स्ट और लास्ट दिन में केवल 1 दिन का अंतर होता है। केवल 1 दिन का अंतर होता है। अब मैं बात करूं जैसे 1 जनवरी 2004, यह एक कैसा है, लीप वर्ष है। 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 2004 को अगर मंडे था तो 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा, यानी कि 1 दिन से आगे बढ़ जाएगा। ये बात क्लियर हुई, 1 दिन से आगे बढ़ जाएगा। लीप वर्ष 1 दिन से आगे बढ़ता है, जबकि साधारण वर्ष जो है वो सेम रहता है। क्लियर, फर्स्ट और लास्ट सेम रहता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये बात समझ आई आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? चलिए अब इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के लिए बस यहीं तक हमारा साथ था। अब नेक्स्ट पार्ट में आगे इससे कंटिन्यू रखिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।